आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से। दीदी के साथ आए हैं जलगांव में, जो इस विद्यालय का झंडा पकड़े हुए हैं, आगे ले जा रहे हैं आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हम सभी को जो इतने दिनों से इंतजार था, एक कुछ अच्छा होने वाला है, ये मन में से अंदर एक आवाज आ रही थी। प्रभु प्यार को पिरोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोलो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके सारे मोबाइल्स साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखिए। दीदी का परिचय शब्दों में वर्णित नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं, इसलिए हम उस दौर में भी नहीं जाते हैं। मैं दीदी से विनती करती हूँ कि आप अपना मार्गदर्शन शुरू कर दीजिए। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय टू हील thyself, दीदी वो सारी चीज़ें तो हमें क्लियर करेगी, लेकिन साथ में हम लोगों को जो अपनी क्वालिटी है उसको भी एक रिमाइंड करेंगी कि एज ए हीलर, क्योंकि सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन तो वो है, लेकिन आज दीदी का जो रोल है वो स्पिरिचुअल हीलर्स डॉक्टर के हिसाब से। हम सभी कुछ बातें जो भूल गए हैं कि डॉक्टर एज ए एक पर्सन है, कि प्योर पर्सनालिटी है, उस सारी बातों को आज हम लोग दीदी से सुनेंगे ही। एक शॉर्ट परिचय में दीदी का कर ही देती हूँ। कुछ शब्द जो मैंने किए हैं उनके लिए उतना है कि दीदी जी को शिवानी, मतलब ये सबको पता है कि शिव की वाणी है वो, उनका आना हम लोग ये समझते हैं कि उस रब का आना है, और इसलिए आपको सबको बहुत 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 भाग्यशाली समझना है सबको। दीदी जी पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी एक सॉफ्टवेयर रोल उनका इंडस्ट्री में उनका रोल कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक सेवा कर रहे, लेकिन जो अपनी जो व्यवसाय से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों का बहुत सुंदर संगम उन्होंने किया है। और अभी ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसमें उनका अनमोल वाटा देता है।
दैनंदिन जीवनातील अनुभवांवर आधारित त्यांचे हृदयस्पर्शी बोल आपण हजारोंनी ऐकलेले आहेत, निरनिराळ्या आध्यात्मिक कार्यक्रमांमधून ऐकलेले आहेत, अनेक TV प्रोग्राम्समधून ऐकलेले आहेत. सध्याचं जे आहे की यूट्यूब चॅनल पण आहे अवेकनिंग, त्याच्यामध्येही तुम्ही ऐकत आहात. आणि आता तर ते TV स्वरूपात टाटा स्काय आणि जिओ या दोन्ही चॅनल्सवर अवेलेबल होत आहे. त्याच्यामुळे अजूनही आपल्याला सुंदर सुंदर अनुभव त्यांच्याकडून ऐकायला मिळणारच आहेत. आज देशातच नाही तर विदेशात त्यांचे कितीतरी कार्यक्रम चालले आहेत. त्यांचं जे पुस्तक आहे हॅपीनेस अनलिमिटेड सुरेश ओबेरॉय सोबत, तेही खूप सुंदर वाचनीय आहे, प्रसिद्ध आहे. वर्ल्ड सायकियाट्रिक असोसिएशन त्या गुडविल अँबॅसेडर आहेत. थोडासा अजून सांगते, त्यांना जे अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत की लेडीज लीग फॉर एक्सलन्स इन एम्पॉवरिंग स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस, याच्यामध्ये असोचेम जी संस्था आहे त्यांच्यातर्फे त्यांना वुमेन ऑफ डिकेड अचिव्हर अवॉर्ड मिळालेला आहे. 2018 मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातर्फे नारी शक्ती अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि आत्ता फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्यांना यंग आध्यात्मिक गुरु हाही पुरस्कार मिळालेला आहे. इतक्या कमी वयामध्ये हे सारं अचीव इतक्या पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे. आता मात्र खूप शब्द नाही आहेत, शब्दांना मी माझा आराम देते आणि दीदींना विनंती करते की त्यांनी आपले बोल सुरू करा. पालन ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कई चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। कौन कौन माउंट आबू आए हुए हैं मेडिकल प्रोग्राम में? तो 30% हॉल तो आया हुआ है, बाकी 70% को अब लेके जाएंगे इस बार, है ना? आप सभी लेके जाएंगे ना उनको। किस किस को लगता है जो आए थे कि बाकी सबको भी आना चाहिए? हाँ, तो अगर आपको आना है ना फिर से, तो आपको इन सबको अपने साथ लाना होगा, फिर लेकर आ सकते हैं। कभी कभी हम अपने लिए समय नहीं निकालते।
हमें लगता है कि टाइम नहीं है, हॉस्पिटल छोड़ के, पेशेंट्स को छोड़ के 4 दिन के लिए कैसे जाएंगे। लेकिन एक बार जब टाइम निकाल के देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो जो टाइम हमने निकाला वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था। उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? हमें तो मिलता ही है। कोई भी चेंज हम अपने अंदर लाएं तो उसका बेनिफिट हमें तो मिलता ही है, लेकिन उसके बाद उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? पेशेंस को मिलता है ना? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे काम करने के तरीके में थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है, 1% भी अगर चेंज है, तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है पेशेंट के हीलिंग में। तो अगली बार जब भाई बहनें आपके पास कार्ड लेकर आएंगे ना, तो ये नहीं सोचना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स को छोड़ के अपने लिए कैसे 3 दिन जा सकते हैं। तो अपने आप को सिर्फ बताना पेशेंट्स के लिए ही 3 दिन जा रहे हैं, अपने लिए नहीं जा रहे, उनके लिए जा रहे हैं। फिर आने का डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। कौन कौन इस साल आएगा? वेरी गुड। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने जीवन को चेक करते हैं। सबकी सेवा करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, सबके दुख खत्म कर सुख देने वाले, दर्द में आए हो को खुश करके वापस भेजने वाले, परमात्मा की हम कि हमारा जीवन ही औरों के लिए बन जाता है।
छोटे बच्चे अगर हैं तो ऊपर बिठाएंगे कैमरे में। अच्छा, किस किस ने डायग्नोज कर लिया? चेकिंग हो गई? क्या चेंज लगता है? कुछ चेंज एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है? किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा। लाइट फुल ऑन रहने देना। हाँ, ऑल के किस एस्पेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है? एनीबडी? एनीवन? ये सब परिवार है बैठे, नोबडी फ्रॉम आउटसाइड। इमोशनल हेल्थ। हाँ जी, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ। तो वी बिकम मोर स्पेसिफिक कि क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। यस। गुस्सा नहीं करना है। यस, 1 लिस्ट बनाते जाएंगे हम अपनी। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग भी कैसी थिंकिंग को नेगेटिव बोलेंगे? कौन सी टिपिकल थिंकिंग पैटर्न्स होती है जिसको नेगेटिव बोल सकते हैं? कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव थिंकिंग है? कौन सी थिंकिंग पैटर्न को नेगेटिव बोलेंगे? बाद में पता चलता है। हाँ जी, बाद में पता चलता है। बाद में पता चलता है। हाँ, बट वो कौन सा किस तरह की सोच होती है, उसको नेगेटिव किसको बोलेंगे? पहले ही हार मान जाना। हाँ जी, पहले ही हार मान जाना कि नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ, पहले ही हार मान जाने का, ये मेरे से हो नहीं सकता है। राइट। एनीथिंग एल्स? जेलेसी। यस। एनीथिंग एल्स? ग्रीडीनेस, या लोभ, और चाहिए। हाँ, और हाँ जी, ईगो, स्ट्रेस, कंपैरिजन। ये विशेष जो गैदरिंग है ना, अगर यहाँ हमें क्लैरिटी हो गई कि कौन सी इमोशन सही है, कौन सी सही नहीं है, तो पूरे समाज को क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर हम समाज को क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। आज समाज बहुत सारी ऐसी इमोशंस को नॉर्मल बोलता है। गुस्सा नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, जेलसी नॉर्मल, फियर नॉर्मल, कंपैरिजन नॉर्मल, कंपटीशन नॉर्मल। तो किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये नॉर्मल है। किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये नॉर्मल है। आप ही तो हमें बताते हैं फीवर कितना नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर क्या नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल कितना है, शुगर नॉर्मल कितना है। पर कभी कभी थोड़े साल के बाद आप नॉर्मल चेंज कर देते हैं, कहते नहीं ये नॉर्मल नहीं है, अब ये नॉर्मल है। तो आप बोलते हैं, हम उसी क्षण एक्सेप्ट करते हैं, जी आज से ये नॉर्मल नहीं, आज से ये नॉर्मल है। तो विच मीन्स आप समाज को बता रहे हैं कि नॉर्मल क्या है, और आप बोलते हैं और सारी दुनिया स्वीकार करती है। This is power. This is power. But then this is a huge responsibility. अगर किसी अनकंफर्टेबल चीज को नॉर्मल बोल दिया और सारे समाज ने उसको नॉर्मल स्वीकार किया और सारा समाज वही इमोशन क्रिएट करता गया और करते करते बोला, डॉक्टर ने बोला ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये अलग बात है, आपके पार लाइनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो जितनी ऐसे इमोशंस को नॉर्मल बोलते हैं फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियों को नॉर्मल बोलना पड़ता है। इमोशनल हेल्थ, हम सब फिजिकल हेल्थ का इलाज करते हैं, हम में से कुछ लोग मेंटल हेल्थ का इलाज करते हैं, राइट? तो एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, इसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं। इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा सबके? क्या इमोशनल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है? क्या इमोशनल हेल्थ का मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है? राइट। तो इसका मतलब क्या हमारी जिम्मेवारी बनती है टू टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ टू पीपल? यस? हाँ नहीं बोल रहे हो? पता चले ना, पड़ती है या नहीं बनती है हमारी जिम्मेवारी? बनती है। जब हम लोगों को बोलते हैं ये बीमारियां लाइफस्टाइल हैं, है ना, कितनी सारी बीमारियां लाइफस्टाइल हैं, तो भी लाइफस्टाइल में डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, फुल स्टॉप। चौथा मेन फैक्टर तो रह जाता है। व्हाट इज दैट मेन फैक्टर? लाइफ। लाइफ क्या है और उसका स्टाइल क्या है?
लाइफ मीन्स ये एनर्जी। आप किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, आप कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को ओटी में लेकर जाओ। अगर वहाँ कुछ सक्सेस नहीं होता, उसके बाद आप कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अंदर जाने के टाइम आप कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जाओ। बाद में कहते हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो अंदर और बाहर में फर्क क्या पड़ा? वो लाइफ जो है वो, तो जब अंदर गए थे तब लाइफ थी, जब लाइफ निकल गई तो बॉडी बाहर आ रही है सिर्फ, तो वो लाइफ है। तो वो लाइफ, वो जो एनर्जी है जो सोचती है, फील करती है, डिसीजन लेती है, कर्म में आती है, वो लाइफ। जब हम कहते हैं लाइफ स्टाइल, so then lifestyle is not just eating, drinking, exercising, sleeping, working. लाइफ का स्टाइल है सोचना कैसे, बोलना कैसे, व्यवहार कैसे करना है। अगर कोई एकदम सही डाइट लेता है, रोज एक्सरसाइज करता है, सही सोता है, अच्छा सोता है, लेकिन गुस्सा करता है, नफरत करता है, बातें पकड़ के रखता है, लोगों को क्षमा नहीं कर सकता, सारा दिन सबके साथ ईर्ष्या में भाग रहा है, उसके शरीर को बीमारियां होंगी या नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? फिर वो आपके पास आएगा, आप बोलेगा मेरा खाना परफेक्ट, मेरी डाइट परफेक्ट, मेरी नींद परफेक्ट, मेरा ये, तो फिर लाइफस्टाइल के कौन से एस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा? So isn't it our responsibility to talk to people about their lifestyle, emotional health? हम सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाले नहीं हैं, हम हेल्थ के एम्बेसडर्स हैं। We are not here only to treat, we are here to tell people what is the right way of living for health. तो उस right way of living में राइट थिंकिंग, राइट स्पीकिंग, राइट बिहेविंग ये आएगा। अगर ये आएगा तो हमें फिर पहले क्लियर होना चाहिए कि राइट कौन सा है। और तो अब फटाफट से चेक कर लेते हैं, राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। एंगर, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो बोल रहे हो इसलिए आप अच्छे से बोल दो। एंगर, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट बोलते हैं गुस्से को अंदर नहीं रखना, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, अंदर रखेंगे तो। बात बिल्कुल राइट है, बात राइट है, गुस्से को अंदर नहीं रखना चाहिए, कोई भी इमोशन को अंदर नहीं दबाना चाहिए। अंदर दबाएंगे तो हमारे शरीर पर असर करेगा, वेरी ट्रू। और बाहर निकालेंगे तो, बाहर निकालेंगे तो अगले पर करेगा, लेकिन अपने पे भी तो करेगा ना। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट एंगर एंड आई एम गोइंग टू से मैं क्यों चुप रहूं, चुप रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी, इससे अच्छा सुना दूं। लेकिन एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग एंगर, तो किसके शरीर पर असर पड़ रहा है? मेरे शरीर पर असर पड़ रहा है। तो हाफ नॉलेज मिली उनको, उनको मिला कि अंदर नहीं रखना, बीमार हो जाएंगे, तो उन्होंने बाहर निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। पहले बड़ी बड़ी बातों पे निकालते गए, फिर छोटी छोटी बातों पे निकालते गए, आजकल बिना बात के भी निकालते जाते हैं। Now who will tell them that this is not right? We will only have to tell them. So anger is not right. Comparison? Comparison? Competition? Competition? Not sure. Competition? वैसे ये हेल्दी कंपटीशन कैसे होता है पहले ये भी क्लैरिटी चाहिए होगी। पर आप ये हेल्दी कंपटीशन कैसे करना होता है किसी के साथ? इफ कंपैरिजन इज नॉट राइट देन व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन में भी हम क्या कर रहे हैं? कंपटीशन, अगर आपको किसी और डॉक्टर के साथ compete करना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके साथ अपने आप को कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? और कंपेयर करके हम क्या करना चाहते हैं? हम उनसे आगे जाना चाहते हैं। Is it a good emotion? Will this allow people to be happy? क्या लोग खुश रह पाएंगे? कंपटीशन का काउंटर वर्ड है कोऑपरेशन।
या तो हम एक दूसरे के साथ रेस में भाग सकते हैं या हम एक दूसरे को सहयोग देते हुए इकट्ठे चल सकते हैं। कौन सा हेल्दी है? हैप्पी भी छोड़ो, हेल्दी कौन सा है? हेल्दी कौन सा है? एक व्यक्ति के शरीर के लिए कौन सी इमोशन हेल्दी होगी? अगर वो सारा दिन ये भी मेरे से आगे, ये भी मेरे से, मैं ऐसे करूँ तो इससे आगे जाऊँ, अभी कर लिया आगे तो अब कोई और आगे उससे दिख गया मुझे, अब मुझे उससे आगे जाना है, अब ये मेरा पेशेंट उसके पास कैसे चला गया? तो ना पेशेंट अच्छा लगेगा ना वो डॉक्टर अच्छा लगेगा। हाउ मच माइंड इज गोइंग टू गेट सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड ये सारी सोच और इमोशन फिर किसको मिल रहे हैं? शरीर को मिल रहे हैं। अब इसमें हेल्दी कंपटीशन कैसे क्रिएट करो बताइए। आई एम अ पेशेंट, आई हैव कम टू आस्क यू, हेल्दी कंपटीशन कैसे करना किसी के साथ? किसी से देखकर हम सीख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड टेकिंग इंस्पिरेशन। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कुछ हमने देखा, हमने सीखा, इन्होंने कैसे किया, ये कैसे आगे बढ़े, इनके अंदर ये विशेषता कैसे आई, इन्होंने, दैट्स टेकिंग इंस्पिरेशन। लेकिन उस समय जब हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारी उनके लिए थॉट्स कैसी होती हैं? हमारी थॉट्स बहुत अच्छी होती हैं। हेल्दी होने के लिए मेरी थॉट्स अच्छी होनी पड़ेंगी। So if I'm taking inspiration from you, I have good thoughts. I respect you for that. If I speak about you also, I'll speak very nicely because I am taking inspiration. But if I'm competing, then my thoughts, so that is not a healthy thought. तो हमें समाज को बताना पड़ेगा कि कंपटीशन सेहत के लिए, कंपटीशन सेहत के लिए, बता दीजिए, हानिकारक है। और सबसे पहले किसको बताना पड़ेगा ये? अच्छा, वरी रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समाज ने नॉर्मल कह दिया। जेलेसी तो ऑब्वियसली रॉन्ग, ग्रीड तो ऑब्वियसली रॉन्ग, और सब चीज़ों को मोटे रूप में इकट्ठे कर दो तो दैट इज ईगो, दैट इज ईगो। स्ट्रेस नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, हाँ जी, पॉजिटिव स्ट्रेस। नहीं, बात राइट है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अब पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे होता है। टू एक्सेलरेट योरसेल्फ, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, टू बी बेटर, सो फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट स्ट्रेस। स्ट्रेस जब होता है तो कैसी फीलिंग क्रिएट होती है? मुझे स्ट्रेस है तो कैसी फीलिंग क्रिएट होती है? एक है गोल, एक है गोल पर जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना। स्ट्रेस क्या है? That's why vocabulary is very important, ताकि इसके बाद हॉल से जाने के बाद नो कंफ्यूजिंग सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो नॉर्मल है। वो आपके पास आएंगे। आज बच्चों को एग्जाम से पहले एंजाइटी हो रही है। कैन बी जस्ट थिंक कि जिसको बच्चे को एक एग्जाम के पहले एंजाइटी हो रही है, वो कल को अगर डॉक्टर बन गया तो वो कैसे जीवन जिएगा? इमोशनल हेल्थ इज लो, क्योंकि पिछले 10-20 साल में समाज ने ये सारी जो डिप्लीटिंग इमोशंस थी ना, इनको नॉर्मल बोल दिया। मतलब एक दूसरे को बीमार रहने की परमिशन दे दी। इनफैक्ट अगर किसी ने यहाँ अभी खड़े होकर बोला मुझे स्ट्रेस नहीं होता, तो डॉक्टर बोलेगी 1 मिनट इधर आना, मैं देखूँ सब ठीक है कि नहीं, तुम्हारे को स्ट्रेस ही नहीं होता। दैट्स हाउ वी गॉट शिफ्टेड कंप्लीटली टू अ डिफरेंट थिंग। हमने स्ट्रेस नहीं होता, कैसे नहीं होता, गुस्सा कैसे नहीं आ सकता, ये नॉर्मल नहीं है। इसीलिए ये नॉर्मल वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस की डेफिनेशन दी थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर होना चाहिए। एग्जाम नहीं होगा बच्चे का तो वो इवैल्यूएट भी नहीं करेगा अपने आप को, मेहनत भी नहीं करेगा उधर जाने के लिए। तो प्रेशर उसके जीवन का, एग्जाम उसका प्रेशर है, वो न्यूमरेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर उसकी इनर पावर रेजिलियंस है। लेकिन हमने कह दिया प्रेशर है
एग्जाम है तो स्ट्रेस तो होगा ही, तो डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, आउट। स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर दिन ब दिन क्या होते गए, न्यूमरेटर दिन ब दिन बढ़ते गए, और पिछले 10-15 साल में बहुत फास्ट बढ़ गए, फास्ट बढ़ा है न्यूमरेटर पिछले कुछ सालों में। और जब न्यूमरेटर बढ़ रहा था, हमने डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दिया, तो डिनोमिनेटर घटा, न्यूमरेटर बढ़ा, गैप दोनों के बीच क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। सो वील चेंज द वोकैबुलरी। प्रेशर इज वेरी गुड, गोल इज वेरी गुड, आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ टुवर्ड्स दैट गोल, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल इमोशन। अगर मुझे यहाँ से चल के वहाँ तक जाना है, दैट इज माई गोल, मुझे अपने आप को पुश करके वहाँ तक जाना है, मोटिवेशन। स्ट्रेस मीन्स होगा कि नहीं, पहुँचेंगे कि नहीं, मेरे से पहले कोई और पहुँचा तो नहीं, अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। दैट इज़ ऑल माई रॉन्ग थिंकिंग वाइल वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। अब ये सारी रॉन्ग थिंकिंग करके भी हम डोर पे तो पहुँच जाते हैं, हम अपने गोल्स पे पहुँच जाते हैं। हमने बहुत कुछ अचीव किया पिछले कुछ सालों में, बहुत फास्ट अचीव किया है। We set huge goals and we achieved all of them, but we were only not taking care of our thinking while going towards that goal. तो result क्या निकला, emotional health affect हो गई, mental health affect हो गई, physical affect हो गई, रिश्ते affect हो गए, nature affect हो गई, climate, पूरी सृष्टि affect हो गई। So now it's only all of you who can tell the world what is normal. अब नॉर्मल उनको बताने के लिए हमें पहले अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या ये इमोशंस के बिना जीवन कैसे जी जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि सब कुछ करते हुए हम स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे, गुस्सा नहीं क्रिएट कर रहे, कंपैरिजन नहीं क्रिएट कर रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा पेशेंट उसके पास क्यों चला गया, एम आई एबल टू चेंज माई थॉट एंड से उसको जो सही लगा वो वहाँ गया, आई हैव टू चेंज माई थॉट, देन रेज इट टू अ हायर थॉट टू बी एबल टू टेल माई पेशेंट मुझे लगता है आपको मेरे पास नहीं, आपको इधर जाना चाहिए। कोऑपरेशन, ये सब पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है, क्या ये चेंज आ सकता है। जिस दिन हमारे अंदर वो चेंज आने लगा और हमें पता चला कि उसका मेरे मन पर, शरीर पर कितना कंफर्टेबल इफेक्ट आ रहा है, देन वी विल बी एबल टू टेल एवरीबॉडी। नहीं तो हम उनको बोलेंगे आप गुस्सा मत करो, वो हमें बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे है कि गुस्सा नहीं आएगा। फिर हम उनको बोलेंगे आई अंडरस्टैंड गुस्सा तो आता है लेकिन आप मत करना, आपका बीपी आए। तो हमारी पावर ऑफ कन्विक्शन नहीं होगी, हम नहीं बोल पाएंगे उनको। इसीलिए हमारे को औरों का ध्यान रखने से पहले, औरों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। और भी ज़्यादा इसलिए रखना है क्योंकि हमारा प्रोफेशन हमें सारा दिन दर्द में लेकर जाता है। अगर एक बैटरी 60% चार्ज है लेकिन वो बैटरी का संपर्क सारा दिन 10-20% की बैटरी से कनेक्शन बनता है, तो शाम तक, 1 साल तक, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो 60% वाली बैटरी शायद 60% नहीं रहेगी। इसीलिए हमने कहना फिर शुरू कर दिया डॉक्टर मतलब स्ट्रेस। तो फिर हमने प्रोफेशंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया स्ट्रेस को कि डॉक्टर मतलब स्ट्रेस, डॉक्टर मतलब चैलेंजेस, डॉक्टर मतलब क्राइसिस, डॉक्टर मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशंस, डॉक्टर मतलब डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। बट डॉक्टर डज नॉट मीन स्ट्रेस। इन फैक्ट डॉक्टर शुड मीन ऑलवेज, जिसको जितना बड़ा क्राइसिस फेस करना हो उसका मन उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए। अगर हमारे को इतने एक्यूरेट डिसीजंस लेने हैं, इतने डेलिकेट डिसीजंस लेने हैं जो किसी के जीवन को यहाँ या यहाँ लेके जा सकते हैं, तो एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए मन कैसा होना पड़ेगा। जितना मन क्लटर्ड होगा, ज़्यादा सोच रहा होगा, उतना डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा
और उस टाइम कभी कभी हाई रिस्क सिचुएशन में, क्राइसिस में, टाइम कम, जल्दी डिसीजन लेना है, तो हो सकता है अगर मेरा मन बहुत क्लटर्ड हो तो मेरा डिसीजन भी कभी कभी गलत हो सकता है. तो एक्चुअली इट शुड बी द अदर वे अराउंड, दैट डॉक्टर मीन्स ऑलवेज शुड बी काम, ऑलवेज शुड बी काम. गुस्से के बिना काम किया जा सकता है? गुस्सा करे बिना काम किया जा सकता है? वैसे नॉर्मली हॉस्पिटल में किस बात पे गुस्सा आ जाता है? पेशेंट बिल नहीं भरता है, अच्छा हाँ, और स्टाफ क्या कर देता है? आता ही नहीं है, अच्छा, स्टाफ टाइम पे नहीं आता है, वेरी गुड. काम नहीं करता है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं करता है, सिंसियर नहीं है. अब अगर बाई चांस वो स्टाफ यहाँ बैठा हो, वो बोलेंगे हम तो इतने सिंसियर हैं, इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए हमारे से, है ना. हर एक की सिंसियरिटी की डेफिनेशन और हर एक की सिंसियरिटी की कैपेसिटी एक दूसरे से अलग होती है. लेकिन फिर भी they are not as sincere as we want them to be, they are not as punctual as we want them to be, they are not as honest as we want them to be, but they are not as dedicated as we want them to be. Don't you think this is a normal part of life? क्या आपको लगता है आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आने वाला है where they will be exactly how you want them to be? आप किस किस के पास बच्चे ऐसे हैं जो are exactly how you want them to be? स्टाफ के पास तो बाद में चलेंगे. Every individual is going to be different. अलग लाइफ है, वो अलग एनर्जी है, अलग सोल है, संस्कार उसके डिफरेंट. जब हस्बैंड वाइफ एक जैसे नहीं हो सकते, पेरेंट चाइल्ड एक जैसे नहीं हो सकते, भाई भाई एक जैसा नहीं हो सकता, भाई बहन एक जैसा नहीं हो सकता. हम तो चाहते हैं कि हमारा स्टाफ जैसा हम चाहें वैसा हो. नॉर्मल क्या है? लोग अलग अलग होंगे, ये नॉर्मल है, या लोग जब अलग होंगे तब गुस्सा तो आएगा ही, ये नॉर्मल है? दोनों में से लाइन कौन सी नॉर्मल है? हमने इक्वेशन गलत कर दी ना, तो इसलिए हमें रोज कोई ना कोई बात पे तो गुस्सा आ ही जाएगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई अलग होगा हमारे से. पहले घर पे होगा, फिर हॉस्पिटल में होगा, फिर हॉस्पिटल में गुस्सा कर दिया तो शाम तक घर जाते जाते शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है. फिर घर के लोग तो सिर्फ थोड़े से अलग होते हैं, स्टाफ ज़्यादा अलग था, घर के लोग तो सिर्फ थोड़े से अलग होते हैं, बट हम रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज वी डिप्लीटेड आवर एनर्जीज ड्यूरिंग द डे. अब दोनों लाइन में से नॉर्मल चूज कर लेते हैं. लोग मेरे अनुसार होने वाले. इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, कितने लोग आपको लगता है सिर्फ डांट खाने की वजह से सुधर गए अगले दिन से? तो do not we see the futility of us wasting our energy? Why? Every human being के लिए उसकी एनर्जी बहुत वैल्यूबल है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरों की हीलिंग कर रही है. अब एक चीज़ नॉर्मल है कि स्टाफ अलग अलग है, कभी कोई एक, एंड इट्स नॉट दैट एवरीबडी, कभी एक जना एक गलती करेगा, अगले दिन दूसरा करेगा, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन मुझे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ना कि लोग तो मेरे अनुसार होने वाले. That is normal. We should start saying normal to that every day. People are not going to be my way. That's normal. My children are not my way. That's normal. My spouse is not my way. That's उसको normal बोलो बार बार. हमने दूसरी लाइन को normal बोल दिया कि if they are not my way तो गुस्सा करना तो normal. They are not going to be my way. This is normal. एंड मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना वाला है जो नॉर्मल होगा. अब क्या बोलेंगे? कोई चीज़ अगर पता ही है कि ये तो होनी ही है, फिर उस चीज़ में रिएक्ट करना.
जैसे आप सपोज यहाँ से निकलते हैं, घर तक जाते हैं, रास्ते में 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं। पहली बार स्पीड ब्रेकर पे झटका खा लिया तो खा लिया, झटका खा के 1 मिनट अंदर मन में भी झटका खा लिया तो भी खा लिया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10 साल से वही स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं, आपको लगता है इट्स ओके टू झटका खाओ एवरी डे ऑन दैट, एंड एवरी डे इरिटेट भी होंगे, स्पीड ब्रेकर किसने बना दिया, स्पीड ब्रेकर किसने बना दिया। नो, दिस इज नॉर्मल, ये मेरे रास्ते का हिस्सा है। एंड अब मुझे पता है कि उस स्पीड ब्रेकर पे से कैसे जाना है ताकि मैं अपना और अपनी गाड़ी का नुकसान करे बिना उस स्पीड ब्रेकर से जाऊं। अगर हमने वो नहीं किया तो गलती स्पीड ब्रेकर की है या तो ये सारे जो लोग हैं हमारे जीवन में, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। These are people on the road, they are on our path। हर बार हम झटका खा रहे हैं, मन का भी असर पड़ रहा है, हमारी इस गाड़ी का भी असर पड़ रहा है। शरीर पर असर पड़ता है जब हम गुस्सा करते हैं, स्टाफ पर असर पड़े ना पड़े पता नहीं। आपने कभी देखा है कि आपके स्टाफ पर असर नहीं पड़ रहा होता आपके गुस्से का? जो लोगों को रोज रोज पड़ती है ना डांट, अगर आप दोनों का किसी का भी कोई किसी को गुस्सा कर रहा है तो किसकी पल्स बढ़ी हुई होगी? पर होने तो डांट खाने वाले की होनी चाहिए ना। दैट इमोशन वाज मेंट फॉर द रिसीवर ना, तो रिसीवर की पल्स, हार्ट बीट ये सब बढ़ना चाहिए, गिवर का बढ़ता है। इसीलिए हर हॉस्पिटल में भी आजकल एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, उस वर्ग के जो डांटता है काम करवाने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम वी आर यूजिंग दैट इमोशन, एवरी टाइम वी आर यूजिंग दैट इमोशन। मन झटका खा रहा है, शरीर झटका खा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अब तो उतने साल बाद भी नहीं, अब तो यंगर एज में, तो हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी भी हमें इफेक्ट्स दिखाई देने लग गई। तो क्या आपको नहीं लगता अभी भी रुक कर हमें चेंज कर लेना चाहिए अपना ड्राइविंग स्टाइल? क्यों रोज रोज उसी स्पीड ब्रेकर पे झटका खा रहा है? माई स्टाफ इज नॉट गोइंग टू बी माई वे। आई कैन एडवाइस, आई कैन इंस्ट्रक्ट, आई कैन इवन डिसिप्लिन। यहाँ तक कि जो वर्स्ट केस सिचुएशन होती है कि किसी के साथ हम काम ही नहीं कर सकते, हमने बहुत कोशिश कर ली, उनका तरीका मेरा तरीका बिल्कुल भी मैच नहीं होता, एथिकली भी मैच नहीं होता, तो सम पीपल वी कैन नॉट वर्क। लेकिन अलग होने का तरीका भी बहुत रिस्पेक्टफुल हो सकता है। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वी कैन नॉट वर्क टुगेदर। बट उसके लिए भी अपनी गाड़ी को झटका थोड़ी देना क्योंकि दूसरा मैच नहीं कर रहा। दिस इज लाइफ स्टाइल, दिस इज लाइफ स्टाइल। बहुत थोड़े दिन लगेंगे, ये लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और नहीं ध्यान रखा तो आज ये स्टाफ है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, इसमें कोई विशेषता थी, दूसरे में दूसरी विशेषता होगी, इसकी एक आदत, कोई हमें कहते हैं ये बहुत सिंसियर है, ये बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन टाइम पर नहीं आता। एक कोई कमजोरी हर एक के अंदर हमें मिल जाती है, हमें उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। हम सतयुग में नहीं रह रहे, ऐसा परफेक्ट, और वो भी परफेक्ट भी किसके अनुसार परफेक्ट? परफेक्ट भी नहीं कि दे शुड बी परफेक्ट, दे शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट। कोई आपका स्टाफ होगा जो बहुत सिंसियर होगा, आप बोलेंगे चलो चलो ऐसा करो, बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब पहले मैं ऐसा करूँगा फिर ऐसा, कहेंगे टू मच सिंसियर है, बहुत इरिटेट करता है। ज़्यादा सिंसियर भी नहीं होना चाहिए, कम सिंसियर भी नहीं होना चाहिए, कितना सिंसियर होना चाहिए? जितने हम हैं। यू सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हम क्या चाहते हैं सामने वाले के अंदर? सिर्फ हमारे संस्कार हमें सामने वाले के अंदर चाहिए। अगर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको 80 वाला स्लो लगता है, 120 वाला फास्ट लगता है। कितने पे चलाओ? 100। क्यों 100? क्योंकि मुझे 100 अच्छा लगता है। 100 is comfortable for me, so I want everybody to be that way.
people will not be my way. इतने सालों से ट्राई तो कर ही लिया है. कुछ लोग होंगे जिनका तरीका एथिकल नहीं होता काम करने का. उनको एथिकल वाले लोग पसंद नहीं आते. तो क्या मतलब एथिकल होना रॉन्ग हुआ? नहीं, it's just that it's not right for them. So we do not want that people should become photocopy of our personality. It's not going to happen. अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार, घर पे, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, हॉस्पिटल में, पेशेंट्स में, स्टाफ में, everyone is going to be different. This is part of life. Now what is going to be my style to work and live with them? That I will have to decide. तो क्या गुस्से बिना काम हो सकता? गुस्से के बिना काम हो सकता है? हो सकता है. हमारी एनर्जी हीलिंग के लिए है. किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए. वैसे तो सबके लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि हम पेन के साथ डील कर रहे हैं. यू नो, वी हैव इनफ डिप्लीटर्स इन आवर लाइफ. हम पेन के साथ डील कर रहे हैं. हर 10 मिनट बाद आपकी टेबल के अक्रॉस जो आकर बैठता है वो सिर्फ फिजिकली अनवेल नहीं है, वो इमोशनली भी पेन में है. और वो सिर्फ अकेला इमोशनली पेन में नहीं है, उसके साथ जो 1-2 लोग आते हैं वो भी इमोशनली पेन में है. जब आप 10 मिनट किसी से बात करते हैं, हमें लगता है हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हम एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं. इसीलिए बाय द एंड ऑफ द डे वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड. टायर्ड इज नॉट बिकॉज आप इतनी फिजिकली मेहनत करते हैं. टायर्ड इज बिकॉज हमने बहुत पेन कंज्यूम किया है आज सारा दिन. 10 मिनट जब कोई बात करता है ना, उसकी एनर्जीज रेडिएट हो रही होती है हमारे को. जैसे आप कभी भी किसी को हाथ टच नहीं करते जब तक आप हाथ धोते नहीं हैं. अगर आपने किसी को गलती से ऐसे ही हाथ लगा दिया तो उनकी इन्फेक्शन हमारी हो जाएगी, और फिर अगर हमने किसी और को हाथ लगा दिया तो उनकी इन्फेक्शन है हमारे से दूसरे को. चाहे कुछ भी हो जाए, क्या आप कभी हाथ धोना भूल सकते हैं? भूल सकते हैं कभी? नहीं. चलते फिरते हॉस्पिटल में कितनी बार सैनिटाइजर यूज इधर के. इट इज इनग्रेन्ड इनटू द सिस्टम क्योंकि हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता है. इसी तरह हम किसी से मिलते हैं, हमें उनको फिजिकली टच करने की ज़रूरत नहीं है. जब 2 लोग मिलते हैं, इनके मन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हमारे मन का भी इनके मन पर प्रभाव पड़ता है. इट इज़ 2 people whose energies get exchanged. कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर तो मन ही ऐसे हिल गया. कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर हमारा मन कैसे हो गया. कहते हैं ना, इनसे मिलकर हमारा मन भी कैसे हो गया, बहुत शांत हो गया. तो हीलर का माइंड कैसा होना चाहिए? हीलर का माइंड कैसा होना चाहिए? दिस इज अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. अगर आपके सामने जो बैठा है दे आर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट्स से 50, तो हीलर की फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? वाइब्रेशन. वो 50 पे आए हैं, तो हीलर की वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? अगर सिर्फ मोर देन 50 हुई, विच मीन्स उनकी 50 और हमारी 60 है, वो 3 है और हर 10 मिनट बाद 3 आ रहे हैं. वो 3 है और हर 5-10 मिनट के बाद 3 आ रहे हैं. और ये तो सिर्फ ओपीडी है, फिर सर्जरी है, ये वो तो. और फिर अगर वो 50 पे होंगे और हम सिर्फ 60 पर होंगे, तो कुछ टाइम के बाद हमें 60 से 50 पे आने में टाइम. इसीलिए आप देखो मेडिकल प्रोफेशन में स्ट्रेस, बर्नआउट, डिप्रेशन, क्यों फिगर इतना हाई जा रहा है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सामने वाले का 50, सामने वाले का 50, फिर कई बार सामने वाला 30, कई बार 20, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल. बर्नआउट, फटीग, इमोशनल फटीग, स्ट्रेस. सामने वाला 50 है तो हीलर को कितना होना पड़ेगा? See now, these are energies. अगर आप अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे,
हर रोज सुबह हाई करके जाएंगे और सारा दिन हाई रखेंगे, तो आपके सामने कितनी भी लो वाइब्रेशन आ गई, सबसे पहले कौन सुरक्षित है? और फिर आपकी हाई एनर्जी उनको जाएगी और वो कहेंगे डॉक्टर साहब से तो मिलके मेरी आधी बीमारी तो आज ही ठीक हो गई है, बाद में दवा तो बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि उनको आपसे मिलके हाई एनर्जी एक्सपीरियंस होती है। फिर वो हाई एनर्जी उनके मन की स्थिति पर असर डालती है और उनका मन की स्थिति उनके शरीर पर असर डालती है। तो अगर डॉक्टर हैप्पी है, लाइट है, पीसफुल है, पॉजिटिव है, तो क्या हीलिंग में फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ना चाहिए? दवा तो वही है, इलाज तो परफेक्ट है, प्रोसीजर तो परफेक्ट है, डॉक्टर की पर्सनालिटी क्यों हीलिंग करेगी? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की हीलिंग में किस किस के मन का असर पड़ता है? किसी का शरीर बीमार है, उसकी हीलिंग में किस किस के मन का असर पड़ता है? उनके अपने मन का असर पड़ता है। क्या हम उनको हर एक को बताते हैं कि आपके मन का असर पड़ रहा है आपकी हीलिंग में? क्यों बताना जरूरी है? अगर आपने उनको नहीं बताया तो उनको तो यही लगता है कि हमारा इलाज कौन करने वाला है। फिर डॉक्टर साहब 5 दिन हो गए, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा? मेरा पड़ोसी तो 4 दिन में ठीक हो गया था। That's where we start doing all these conversations, because I did not know that my state of mind is also playing a role in my healing. तो पेशेंट के मन की स्थिति और किसके मन की स्थिति? फैमिली के मन की स्थिति। अगर किसी के घर में कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी वातावरण ना, उसकी हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी। डॉक्टर के मन की स्थिति और आपके स्टाफ के मन की स्थिति। वही स्टाफ जिनको अभी गुस्सा किया था 5 मिनट पहले, आपसे ज्यादा आपका स्टाफ उनसे मिलता है। स्पेशली अगर कोई एडमिटेड है तो आप थोड़ी बार बार मिलेंगे उनसे। आप तो दिन में 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 राउंड पे तो 10 मिनट। नर्स कितनी बार मिलेगी? अगर उस नर्स को आज सुबह सुबह डांट पड़ गई एंड शी डजंट चेक हरसेल्फ इमीडिएटली, तो उसका मन की स्थिति कैसी हो गई? डाउन। और कभी कभी तो अगर उनके सामने डांट पड़ गई, हमारी इंटेंशंस बहुत अच्छी है। हमारी इंटेंशन है कि हमारे पेशेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम नर्स को डांटते हैं तो भी हम अपने पेशेंट के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने एक दर्द वाली नर्स पूरा दिन के लिए उनको दे दी। वो खाना देगी, दवाई देगी, लेकिन दुखी मन से देगी। और अगर हमने उस नर्स को उनके सामने बाई चांस डांट दिया ना, कुछ कर रहे हैं और उसने देखा गलती, उनके सामने डांट दिया, फिर तो हमने एक डाउट वाला पेशेंट क्रिएट कर दिया पूरे दिन के लिए। जब वो नर्स, क्योंकि वो पेशेंट को कुछ समझ तो आया नहीं होगा आपने क्या बोला, लेकिन सिर्फ ये देखा कि इसने कुछ गलती की थी आज। Every time that nurse will come to my room, I will start doubting her capability. तो अगर मैंने डाउट क्रिएट किया एज अ पेशेंट, तो भी मेरी हीलिंग क्या हो जाएगी? हीलिंग इज अ कंप्लीट पैकेज लाइक दिस। ट्रीटिंग और